नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। दिन के 2 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी, परिजनों को सौंपा गया शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अधिकारियों का सहयोग के लिए जताया आभार। छब्बीस जून को होगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। 24 जून को पहला सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की पक्ष विपक्ष से मिलकर संसद को अच्छे से चलाने की अपील। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनटीए को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी सुनवाई। और उत्तर भारत में आसमान से बरस रही है आग। 18 तारीख के आसपास आ सकता है प्री मानसून। बारिश की उम्मीद। वहीं मुंबई में झमाझम बारिश। असम और मेघालय में अगले 2 दिनों से 3 दिनों के लिए भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीमें टूर्नामेंट में शामिल। खबरों को विस्तार से देखते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले आधिकारिक विदेशी दौरे पर इटली पहुंच चुके हैं। यहां पीएम मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कोट, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, अनकोट। और इटली में हो रहे G7 देशों के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपुलिया में पहले ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन के मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन में इन मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा भी करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे विकसित देशों का समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। आखिर क्या है महत्व इसका और प्रधानमंत्री मोदी किन मुद्दों के साथ इटली पहुंचे हैं, इसका जायजा लिया अपुलिया में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां
प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को यह गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को यह सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। और G7 देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। ये समूह भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को 2019 या फिर कहें कि लगातार 5 बार से वहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। 2019 से लगातार भारत को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा सीधे इटली से। इस पूरे जो समिट है उस पर नज़र रखे हुए हैं। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे कितने देर के बाद जो गतिविधियां हैं वहां पर शुरू हो जाएगी, और ख़ासतौर पर आउटरीच सेशन जिस पर सभी की निगाहें खासतौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के। अजय जी, देखिए आज का दिन आप 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले एक तो बायलैटरल्स होंगे, कुछ ही देर के अंदर आप मान सकते हैं कि जो भारत के बायलैटरल्स हैं, जो टॉप G7 लीडर्स हैं, उसमें से कई से लीडर्स के साथ में उनकी बायलैटरल जो गतिविधियां हैं वो शुरू होती हुई आपको दिखाई देंगी अब से कुछ ही देर के अंदर। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि आउटरीच सेशन जो कि है वो होने जा रहा है G7 समिट के एक तरह से साइडलाइन को हम इस साइडलाइन पर इस आउटरीच सेशन को देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंटली हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी इसमें इंटरवेंशन है, वो इसमें अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली हम इस बात को जानते हैं कि G7 के अंदर, जैसे कि रिपोर्ट पे भी हमने देखा
फिफ्थ कंसेक्यूटिव टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जाना, और इस बात को दर्शाता है कि कैसे भारत का कद ग्लोबली बड़ा है। और दूसरा, भारत जिस तरह से यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक एम्बेसडर बनकर के आया है ग्लोबल साउथ का, तो जो छोटे देश है, जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनकी भी कहीं ना कहीं आवाज बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक तरफ जो अपने दर्शकों को बता रहे कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, और इस बात को हम जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स भी कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे, बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी तो कई सारे वर्ल्ड लीडर्स ने उनको टेलीफोन के माध्यम से या फिर ट्वीट के माध्यम से कांग्रेचुलेटरी मैसेज किया था। ये जो पहला अवसर होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इन वर्ल्ड लीडर के साथ में, जो पहली विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन विजिट में, तो एक तरह से वन ऑन वन उनकी मीटिंग होती दिखाई देगी। जो मोस्ट पावरफुल लीडर्स आप कह सकते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के, डेवलप्ड कंट्रीज के, तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती दिखाई देगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाहिर तौर पर इस बैठक को के अंदर एंगेज करना चाहेंगे कई मसलों पर। भारत की ग्रोथ स्टोरी को तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आखिरकार भारत अब आगे कैसे ग्लोबली एक तरह से अपने आप को इंटीग्रेट करेगा, कैसे अपना विजन लेकर के आगे बढ़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर जाहिर सी बात है बायलैटरल रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन बातों पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वहां से संदेश निकलते हुए दिखाई देंगे? हम जानते हैं कि G7 एक ऐसा मंच है जिसके जो फैसले हैं वो किसी पे बाइंडिंग नहीं है, कोई इंटरनेशनली उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, कहीं इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। एक तरह से ये इनफॉर्मल मीटिंग सा लगता है विकसित देशों का, जिसमें कि कुछ और देशों को शामिल किया गया है। तो कौन से बड़े संदेश हैं पूरी दुनिया के लिए, और अभी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा माहौल जिसे आप कह सकते हैं मीडिया की निगाह में, वो कौन से बड़े मुद्दों पर हैं जिस पे सभी लोग निगाहें लगाए हुए हैं? आप मोस्टली एलजी देखेंगे कि मोस्टली जो मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होते हैं, लेकिन ये एक तरह से दिशा तय करता है। जब एक बड़ी ग्रुपिंग एक फैसला लेता है या एक सहमति जताता है कि हम इस मुद्दे पर आगे जाना चाहते हैं, या फिर कोई वर्ल्ड लीडर अपनी बात को इस मंच पर रखता है, तो एक तरह से एक इंटेंट दिखाता है कि आखिर ग्लोबली क्या कुछ करना चाहते हैं। एक मसला तो बहुत क्लियर है जिस पर एक तरह से सहमति बनाने का वक्त आ गया है, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज पे एक साथ आना होगा, और अगर अब नहीं आते हैं तो शायद वो सही समय इसके अलावा हो नहीं सकता। वो है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा या फिर ग्रीन एनर्जी का मुद्दा, कि कैसे ग्रीन एनर्जी और ग्रीन कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जा सके। ये कहीं ना कहीं मुद्दा डोमिनेट होता है आपको दिखाई दे सकता है। और जैसा कि इस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आउटरीच सेशन में जब वो संबोधन रखेंगे तो अपने आप को एक तरह से एआई की बात रखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सेशन आउटरीच सेशन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है, एनर्जी को लेकर के है, और जाहिर सी बात है अफ्रीका और मेडिटेरियन को लेकर के है। और इन तीनों ही मुद्दों पर भारत ने कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभाया है। हाल ही में जो G20 समिट हुआ था, इसमें हमने देखा कि भारत का एक लीडरशिप रोल था। जो अफ्रीकन यूनियन है वो कहीं ना कहीं G20 का एक तरह से सदस्य बनता हुआ दिखाई दिया। ये एक तरह से बहुत लीडरशिप अप्रोच था, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमने जो कई सारे जो गवर्नमेंट सोर्सेज उन्होंने बताया किस तरह से डेलिब्रेशंस किए गए थे कि एक तरह से इस पर आम सहमति बन सके, जो कि भारत ने करके दिखाया कैसे सबको साथ लेना, चाहे डेवलपिंग हो डेवलप्ड इकोनॉमी, सबको कैसे साथ लेकर के इस पर सहमति बनाई थी। तो आज जब अफ्रीका की बात होगी तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका वक्तव्य, इनके इंटरवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा तक एनर्जी की बात आती है, भारत ने अगेन एक लीडरशिप रोल निभाया। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप कंट्री में ये तरह से ताकत नहीं है कि वो बोल दे कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट लगता है। 2030 तक अपनी कार्बन इंटेंसिटी इसको कम करेंगे, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है जो भारत करके बैठा है, और उसके लिए कई सारे फैसले भी लिए जा रहे हैं लोकली भारत के अंदर, जिससे कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ सके। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर आपको याद हो, चुनाव के रिजल्ट के ठीक बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इस इनिशिएटिव को शुरुआत किया था। ये बहुत छोटा सा एक उनका संदेश था कि जो पहला जो गतिविधि थी वो एक तरह से एनवायरमेंट को लेकर के थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो दिखाता है कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले भी बोल चुके हैं कि एक ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, बॉर्डर्स नहीं होती है एआई के अंदर, और एआई इज अ गुड सर्वेंट बट द बैड मास्टर, यानी कि एआई कहीं ना कहीं आपको टेक ओवर ना कर ले, जॉब क्रिएशन पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, कैसे हम लोग इस पर एक रणनीति बना सके, साझेदारी कर सके, उस पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। और जाहिर सी बात है कि और कई सारे जो मुद्दे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उस पर एक तरह से विजन काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इस समय पर डोमिनेट कर रहे हैं G7 समिट के अंदर। हम इस बात को जानते हैं कि कल ही जो G7 समिट का जो डे 1 था, उसमें वर्ल्ड लीडर्स का एक तरह से ये एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो रशिया के जो एसेट्स को जो फ्रीज किया गया था,
वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को दिए जाएंगे। तो एक तरह से ये G7 का जो ब्लॉक है वो इस यूक्रेन क्राइसिस यहाँ पर डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत का पक्ष पहले से बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ है कि अब डायलॉग और डिप्लोमेसी से बात कीजिए, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी से कई सारे मसले हल किए जा सकते हैं, पीसफुल टॉक होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट को भी साफ तौर पर कहा था कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, हमें वॉर से अलग हट करके अब वैश्विक मुद्दे जो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो एक तरफ भारत जो 2047 के अंदर जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की राह पर आगे जा रहा है, मोदी 3.0 के अंदर कहीं ना कहीं जो उसकी जो एक विसाख होती है वो हम लोग देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनली भी यहाँ पे हाईलाइट करते तो दिखाई देंगे। और साथ ही साथ कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भारत बन सके, कैसे कंट्रीब्यूट कर सके इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इस पर भी बातचीत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, कई सारे आज इंपॉर्टेंट और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर मोदी का, मल्टीपल G7 जो लीडर्स हैं उनके साथ में बायलैटरल्स, एंड ऑफ कोर्स जो आउटरीच सेशन है जो फोकस करेगा AI, एनर्जी एंड नो डाउट अफ्रीका और मेडिटेरियन के ऊपर, उस पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। बायलैटरल्स को लेकर के कुछ खबर आ रही है क्या कि कितने बायलैटरल्स अब तक कंफर्म हो चुके हैं और अभी कितने पाइपलाइन में जिसमें काम चल रहा है, और वो कौन से द्विपक्षीय जो वार्ता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रही है भारत के लिहाज से, उस पर कोई अपडेट है अरुण? देखिए, सोर्सेज के हवाले हमारे पास खबर इस समय पर यह आ रही है कि एक तो कंफर्म है कि जो होस्ट कंट्री है इटालियन लीडरशिप, उसके साथ तो बायलैटरल जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की होनी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार कैसे भारत और इटली के संबंध को और बेहतर किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया जा सकता है, इस बात पर फोकस। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि कई बड़े G7 जो लीडर्स हैं, जिसमें क्या मान लीजिए फ्रांस की फॉर दैट मैटर बात निकल करके आती है, तो सूत्र हमें बता रहे कि उनके साथ भी एक तरह से बायलैटरल शेड्यूल्ड है। और जो तमाम जो G7 कंट्रीज है, जिसमें जर्मनी भी एक तरह से आप कह सकते हैं, जर्मनी अभी यहाँ पे इन्वाइटेड है। और इंपॉर्टेंटली ये भी हम कह सकते हैं कि और भी कई जो वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जो कि G7 कंट्रीज के अंदर इन्वाइटेड है, उनके साथ भी बायलैटरल होती हुई दिखाई दे सकती है। इन बायलैटरल का फोकस एक तरह से इस बात पर होगा, क्योंकि साइडलाइंस पर हो रही है G7 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, वो एक तरह से दो देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको एक जो कहते हैं कि टच अपॉन या फिर कैसे नया आयाम दिया जा सके, उस पर जो दो देशों की जो लीडरशिप होती है वो बात करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ बड़े बायलैटरल्स है, लेकिन मान के चलिए कि जो G7 कंट्रीज के लगभग हर लीडर के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर एंगेज करते हुए दिखाई देंगे। फोटो सेशन भी होगा जहाँ पर पोलर साइड मीटिंग्स भी होती हैं, क्योंकि इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे हम जानते हैं कि लीडर्स इनफॉर्मली भी चिट चैट करते हैं। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी इनफॉर्मली आपको जो कि जो फोटो सेशंस हैं जो तमाम G7 लीडर्स और आउटरीच नेशंस का, वो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। तो एक पोलर साइड मीटिंग हम कह सकते हैं होती हुई दिखाई दे सकती है, कई इनफॉर्मल चैट्स होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जो कि एक तरह से केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दिखाता है तमाम वर्ल्ड लीडर्स की। और ये वो तमाम लीडर्स है G7 के, चाहे आप जर्मन लीडरशिप की बात कर लीजिए, आप चाहे फ्रेंच लीडरशिप की बात कर लीजिए, अमेरिकन लीडरशिप की बात कर लीजिए, इनसे पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पर प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं। इनकी केमिस्ट्री और बॉनहोमी हमने पहले भी कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखी है, और बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी 3.0 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली विजिट कही जा सकती है, और ये वो वर्ल्ड लीडर्स है जो एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के साथ में शेयर करते हैं। तो कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस और वो बात तो होनी ही होनी है, लेकिन इसका एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से इन तमाम बैठकों का एक तरह से उपयोग इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि कैसे अब भारत जो अपने रिश्तों को, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनको यहाँ से कैसे और आगे लेकर के जाया जा सके, उस पर फोकस करता हुआ दिखाई देगा। और कई सारे जो डोमिनेंट इशू इस समय पर जो जियोपॉलिटिकली चल रहे हैं, उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत लाजमी है कि अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे, मे बी इनफॉर्मली, मे बी पोलर साइड्स के अंदर ये कहीं ना कहीं, लेकिन टॉपिक्स जो है, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस हो या फिर जो गाजा की बात हो, या जो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी कह चुके हैं कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से मसलों को हल किया जाना चाहिए। तो शायद उसी स्टैंड के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे जाते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट खास तौर पर बहुत प्रोमिनेंट एजेंडा है, जो कि ग्लोबली हर देश इस समय पर चाहेगा। उसी पर कहीं ना कहीं, उसी के मद्देनजर ये बायलैटरल मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। अंत में आपको लगता है कि भारत को इग्नोर करना अब शायद पूरी दुनिया के लिए उतना आसान नहीं रह गया, इस लिहाज से कि जब पूरी दुनिया अब इकोनॉमिक क्राइसिस से, कोविड के बाद में अब धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो रही, ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं जो कि चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो या क्लाइमेट चेंज का मामला हो
इतनी बड़ी वॉइस और जिस तरह से हमने G20 में इंक्लूसिव अप्रोच दिखाते हुए अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, G7 के लिए भी शायद एक उसी तरह का संदेश भारत भी देने की कोशिश करेगा कि उनको भी इसी तरह का एक इंक्लूसिव अप्रोच, सभी को साथ लेकर के चलने का अप्रोच शायद दुनिया को देना पड़ेगा। और चूंकि विकसित राष्ट्र की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी G7 समूह के तौर पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत ने करके दिखाया भी अजय जी, कई बार एक लीडरशिप रोल निभाया भी है, और यही वजह है कि उसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। कई सारे एग्जांपल्स है। पोस्ट कोविड की बात कर लीजिए, जब यूएस के अंदर क्वाड समिट हुआ था, तो कोविड वैक्सीनेशन कैसे किया जा सके इसका जिक्र क्वाड समिट के बैठक के दौरान उसके साइडलाइंस पर किया गया था यूएस के अंदर। वो दिखाता है कि कैसे कोविड-19 का बेहतर मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन का बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट आज है कि भारत एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चल रहा है। जो बड़े बड़े देश इस बात को जब सुनते हैं कि 800 मिलियन लोगों को भारत मुफ्त में राशन मुहैया करा रहा है, फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल निकल करके इसमें निकल के आता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराना, जो आयुष्मान योजना जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से हेल्थ केयर सर्विसेज को मुहैया कराना, तो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिकॉज इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोई भी बड़ा देश इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इतने बड़े मिशन को। तो उस लिहाज से देखिए, तीसरा सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है भारत का टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले। यूपीआई के मोर्चे पर आप देखिए 2 दर्जन से ज्यादा देश होंगे जहां पर अब यूपीआई अवेलेबल है, या फिर इनिशियल स्टेजेस में चल रहा है, जहां पे यूपीआई को अडॉप्ट किया जा सके, या फिर यूपीआई अवेलेबल हो। फ्रांस में देखिए, अगर आप आईफल टावर में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा में आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हुए दिखाई देंगे। तो भारत का जो यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं धूम मचाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस वजह से लोग देखते हैं कि आखिरकार ये क्या टेक्नोलॉजी, भारत जो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आता है। और यही वजह है कि भारत इस वजह से कहता है, इस बेसिस पे भारत कहता है कि आप टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कीजिए, अपने पास टेक्नोलॉजी को मत रखिए, इससे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। इससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की भारत बात करता है, और इसीलिए कई भारत को इग्नोर करना, जैसे कि आप पूछ रहे थे, वो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत जो क्लाइमेट चेंज की जो बात होती है, वहां पर भी भारत एक एग्जांपल सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2070 तक नाम बता दीजिए किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का जो कह दे कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत रेयर है, क्योंकि इतने एम्बिशियस टारगेट को रखना, क्योंकि हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं और क्लाइमेट के साथ भी हम लोग साथ में चल रहे हैं। इकोनॉमी और इकोलॉजी को हम लोग एक साथ लेकर के आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। इतना वास्ट डेमोक्रेसी इस मैसिव टारगेट्स को लेकर के चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो भारत की तरफ भी देखते हैं। और इससे पहले भी हम जानते हैं कि भारत एक तरह से विश्व बंधु का काम करता हुआ दिखाई दिया है। तो यही वजह है कि भारत की जो लीडरशिप है, भारत की जब तक हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं हो सकती। और यहाँ पे छोटी सी बात पर इस बात को समाप्त करूंगा, जो भारत का नमस्ते है, वो नमस्ते जब आपका जो होस्ट कंट्री, G7 के होस्ट कंट्री, वो पिक्चर्स अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि G7 की जो टॉप लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, वो नमस्ते करके जो अन्य देशों का जो लीडर्स का स्वागत कर रही है, तो इससे बड़ा कल्चरल डोमिनेंस आप क्या देखेंगे? इस जो भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत आप क्या देखेंगे कि एक तरफ योगा जो दुनिया भर के अंदर जिसको लोग अपना रहे हैं, और नमस्ते जो भारत का है, जो भारत की देन है, उसको लोग अपना रहे हैं, हैंडशेक्स की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धियां हैं, और यही वजह है कि भारत की तरफ लोग देखते हुए दिखाई देंगे कि आखिरकार इस लीडरशिप का, इस डेवलपिंग इकोनॉमी, इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के पास क्या कुछ है ऑफर करने के लिए, जो G7 एज एन आइडिया ले सकता है, जिसको इंप्लीमेंट किया सके ग्लोबली जाता आगे जाते हुए देखा जाए तो। अरुण, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 46 भारतीयों के शव लेकर एयरफोर्स का विमान आज कोच्चि पहुंचा। कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए इन भारतीय शवों की पहचान कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में सवार थे। कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत गए थे। इस हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से 23 केरल, 7 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 2 उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल से एक नागरिक शामिल थे। इन शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से भारत लाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत कई वरिष्ठ राजनेता कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। शव लेकर पहुंचे इस विमान को बाद में दिल्ली ले जाया जाएगा और केरल सरकार ने शवों के निरीक्षण की व्यवस्था की। साथ ही प्रत्येक शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई थी। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया। इसके बाद मृतकों के परिजनों को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया।
और कोच्चि एयरपोर्ट पर केरल के सीएम पिनराई विजयन, राज्य के मंत्री, भारत सरकार के कई अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शवों को श्रद्धांजलि दी। वहीं श्रद्धांजलि के बाद भारत के निवासियों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि दूसरे राज्यों के निवासियों के शवों को यहां से उनके घरों तक सुचारू रूप से पहुंचाने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर स्वदेश पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया। Pay my heartfelt condolences to the families of the people who perished in this fire and this tragic accident. It is no doubt a very tragic accident and incident, and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to the His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने सभी कागजात पूरे करने में सहयोग दिया है। पहचान इतने कम समय में हो पाई, जबकि आमतौर पर इसमें 1 सप्ताह या कम से कम 10 दिन लग सकते थे। Look at it, how challenging it was. It had to be done. We took all possible steps, all possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospitals, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. अक्षय डोंगरे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, अभी स्थिति क्या है? क्या दिल्ली के लिए जो प्लेन है कोच्चि से अब रवाना हो चुका है? क्या स्थिति है? थोड़ा अपडेट बताएं प्लीज़। जी, अगर बात की जाए इस वक्त स्थिति की, तो कोच्चि से प्लेन रवाना होने का ठीक यही वक्त है। और अगर इस वक्त प्लेन रवाना होता है तभी ठीक 2 घंटे तकरीबन लगेंगे कोच्चि से दिल्ली आने के लिए। और जिस तरह से वक्त 4 बजे का दिया गया था, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वक्त पर इंडियन एयरफोर्स का प्लेन दिल्ली पहुंच जाएगा। यानी कि 4 बजे दिल्ली में जिन लोगों के पार्थिव शरीर इस वक्त उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भेजे जाने हैं, जिनके घर वाले इस वक्त कुछ दिल्ली में भी मौजूद हैं, उनको सौंपने हैं ये पार्थिव शरीर। उनको टाइम 4 बजे का दिया गया था और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्त रहते
ही प्लेन दिल्ली पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह की देरी ना हो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे विदेश राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने पूरी तरह से ये एक ब्यौरा दिया कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को संचालित रूप से चलाया गया, कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब खुद हस्तक्षेप किया गया तो वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है, यानी कि जो ऊपरी सरकार के ऊपरी अफसर हो या फिर जितने भी प्रधानमंत्री से लेकर जो वहाँ के राजा हो, उनका पूरी तरह से हस्तक्षेप इस पूरे के पूरे दुखद घटना में रहा। और उन्होंने ठीक तरीके से सब चीज़ें चले, ठीक तरह से इलाज लोगों को मिले जो घायल हुए हैं, एक इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से की जाए। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि विदेश राज्य मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक तौर से कहा कि डीएनए टेस्ट जो होता है, डीएनए एनालिसिस जो होता है, उसमें तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगता है। लेकिन जिस तरह से इंटरवेंशन किया गया, जिस तरह से हस्तक्षेप किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि वक्त रहते ही वो डीएनए एनालिसिस किया जा सके, ताकि लोगों की पहचान इस तरह से की जाए ताकि उनको अंतिम संस्कार उनके ठीक घरों पर ही मिले। इसी वजह से ये संभव हो पाया कि शरीर अभी दिल्ली आने के लिए बस अपने रास्ते में है और कोची से निकल चुके हैं। और अगर अब आगे की प्रोसेस की बात की जाए तो जिस तरह से हमने कोची में देखा कि कई सारे अन्य राज्यों की, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका भी, वहाँ की एम्बुलेंसेज कोची एयरपोर्ट पर आ चुकी थी और वहाँ से परिवार वालों को पार्थिव शरीर दिए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि सब तरह की सुविधाएं उन परिवार वालों को मिले जिन्हें ये पार्थिव शरीर लेके अपने अपने घर जाना है। इसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जब जो अब बच गए हैं पार्थिव शरीर, उनको लाया जाएगा, तो जितने भी राज्य आस पड़ोस के राज्य हैं जहाँ पर इन पार्थिव शरीरों को लेके जाया जाएगा, चाहे वो पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार भी, तो सब तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाए। तो कहीं ना कहीं दुखद ये घटना थी, लेकिन जिस तरह से इसे हैंडल किया गया, जिस तरह से इसे पूरी तरह से इसकी ओनरशिप लेते हुए इसको पूरा कंट्रोल किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी सजग विदेश मंत्रालय था, कितने सजग वहाँ के आला अधिकारी थे। और न सिर्फ भारत में बल्कि कुवैत में भी जिस तरह के एम्बेसडर ने वहाँ पर तुरंत जाकर पूरी स्थिति का जायज़ा लिया और भारत सरकार को पूरी तरह से जानकारी मुहैया कराई कि क्या स्थिति उस वक्त है। इसी के चलते समय पर इलाज भी लोगों को मिल गया और जिन लोगों को बचाया नहीं जा सका, उनके पार्थिव शरीरों को लेकर भारत वापस ले आया गया है। लेकिन कुवैत की तरफ से और क्या कदम उठाया जा रहा है अक्षय? वहाँ पर शायद वहाँ की सरकार ने कहा कि उन्होंने जाँच की है, हालांकि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा हो ना, क्या सबसे उच्च स्तर पे इस बात का भरोसा जताया जा रहा है कि इस तरह की फिर से घटनाएं लेबर कैंप्स में ना हो और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं कुवैत में? देखिए, ये समस्या जो होती है लेबर कैंप्स की अगर बात की जाए तो समस्या 2 तरफ से होती है। एक रहती है हमारी खुद की कमी, जो लोग वहाँ पर जाते हैं वे कई बार सिर्फ विदेश जाने के चलते और सिर्फ विदेश में नौकरी पाने के चलते कई बार बिचौलियों को पैसे देते हैं। ऐसे में वो बिचौलिए पैसा कमाने के लिए जो बैठे हुए हैं, वो लोगों को इलीगल चैनल के थ्रू नौकरियाँ मुहैया कराते हैं और उन लोगों के पास नौकरियाँ देते हैं जिन लोगों के पास परमिट भी नहीं होता कई बार ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने का। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, लोगों को मजदूर बना लिया जाता है, साल साल तक उनको सैलरी नहीं दी जाती और जब सैलरी मांगी जाती है तो कई बार हमने देखा है कि मारपीट भी लोगों के साथ हुई है। कई बार इनह्यूमन कंडीशंस में, यानी कि जहां पर इंसान नहीं रह सकते ऐसी जगहों पर भी लोग बड़ी बड़ी संख्या में एक एक कमरे के अंदर रहते हैं और ये होता रहा है कई सालों से। इसलिए एक समस्या तो ये है और दूसरी समस्या जो कुवैत की है कि वहाँ पर किस तरह से जो लोग ऐसे भारत हो या फिर साउथ एशिया यानी कि हमारे आसपास के मुल्क भी है, उनमें से जो लोग नौकरी की तलाश में खाड़ी के देशों में जाते हैं, वहाँ पर उनको जो लोग पेशा देते हैं, एक तरह से रोज़गार देते हैं, वो किस चैनल के थ्रू लोगों को रोज़गार पर रख रहे हैं, क्या वो उनकी सभी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है अब, क्योंकि अब जब हस्तक्षेप प्रधानमंत्री के लेवल पर खुद हो चुका है तो ये चीज़ सुनिश्चित की जाएगी कि जो लोग खाड़ी के देशों में जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से उनकी ट्रैकिंग की जाए, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाए कि वो किसी भी गलत चैनल के थ्रू ना जाए और अगर गलत चैनल के थ्रू लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया कोई है तो उसे किस तरह से उसका भांडाफोड़ किया जाए। तो ये सभी कदम भारत में उठाए जाएंगे। रही बात कुवैत की, तो अब जब वहाँ की मोनार्की यानी कि वहाँ की जब राजशाही खुद इसमें इन्वॉल्व है और पूरी तरह से इस घटना ने न सिर्फ भारत को बल्कि कुवैत को भी एक तरह से हिला के रख दिया है, क्योंकि इस तरह से कुवैत की छवि के ऊपर एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से कुवैत में भी अब एक तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा, ये देखने की कोशिश की जाएगी
कि क्यों इन कंडीशंस में लोग रहने को मजबूर थे, जहां पर अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगी तो लोग बाहर क्यों नहीं आ पाए। तो रिव्यू एक तरह से किया जाने की उम्मीद अब जताई जा रही है। जो लोग वहाँ पर कई लोगों के पासपोर्ट वगैरह जो ले लिए जाते हैं, ना सिर्फ कुवैत में बल्कि अन्य खाड़ी के देशों में भी, उसको लेकर लोगों को सजग और सचेत करने की कोशिश भारत सरकार द्वारा की जाएगी। कुवैत में इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से की जाएगी। शॉर्ट सर्किट अभी शुरुआती तौर पे पता लग रहा है, लेकिन और भी कोई अन्य कारण भी क्या इस त्रासदी के पीछे थे, ये सभी इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। अगर कोई लोग दोषी है तो उनको बराबर सजा दी जाएगी। तो ये सभी कदम कुवैत की तरफ से उठाए जाएंगे। इस वक्त जो लोग घायल हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है कुवैत में, लेकिन जो लोग आते भी हैं या फिर जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से रिव्यू किया जाएगा और किस तरह से कुवैत की सरकार रिव्यू करती है उनके रहन सहन को, उनके रहने की जगहों को, ये एक बड़ी चीज़ रहने वाली है। अंत में ये भी समझना चाहेंगे कि कुवैत में जो भारतीयों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है, जहाँ पर उनकी इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं भारत के लोग। ऐसे में कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इस चीज़ को लेकर के आपको लगता है, और ख़ासतौर पर जो आर्थिक क्षतिपूर्ति है, क्या कुवैत की तरफ से इसका कोई भरोसा दिया गया है कि जितने भी लोगों ने जाने गंवाई है इस बहुत ही दुखद घटना में, उनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन कम से कम सरकार की ओर से या फिर कंपनीज़ की ओर से जहां वो काम कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ सहायता दी जाए? कुछ उद्योगपति बिल्कुल सामने आए हैं। कुछ उद्योगपतियों ने फाइनेंशियल, अगर एक तरह से सिक्योरिटी की बात की जाए, आर्थिक रूप से मदद की बात की जाए, सहायता की बात की जाए, तो वो ऑफर की है भारत सरकार की तरफ से। पहले ही 2-2 लाख रुपए हर उन व्यक्तियों के लिए जिनकी जान गई है, उनके परिवार वालों के लिए भारत सरकार ने अनाउंस किए हैं। कुछ उद्योगपति सामने आए हैं। इस वक्त कुवैत की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि क्या कोई आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई इस तरह से फैसला कुवैत की सरकार ले रही है। ये देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन अक्सर होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है और जब एक तरह से ध्यान टॉप लीडरशिप द्वारा भी लिया जाता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद देने की पहल भी खाड़ी के देशों में कई बार हुई है। कई बार ऐसी घटनाएं जब होती है, दुखद घटनाएं होती है, और जो क्योंकि आपने जिस तरह से कहा, अगर 10 लाख की संख्या भारतीयों की कुवैत में है, तो आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ा योगदान उस छोटे से देश में भारतीय लोग जाकर देते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे काम हैं, टेक्निकल वर्क हो या फिर कई सारे ऐसे काम हैं जो वहाँ की जनसंख्या उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है। तो ऐसे में भारत हो या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे अन्य साउथ एशिया के देश है जहाँ से लोग जाते हैं रोज़गार की तलाश में, और वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था को जो चल रही है उसको चलाने में, उसको बढ़ाने में काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहता है। तो इसी के चलते उम्मीद यही है कि कुवैत की सरकार की तरफ से भी कोई एक स्पष्टीकरण दिया जाए कि किस तरह से आर्थिक जो क्षति हुई है उन परिवार वालों को भी, जिनके घर वालों की जान गई है, उसको किस तरह से पूरा करने में कोई मदद क्या कुवैत की सरकार की तरफ से की जाएगी। अक्षय डोगरे, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और तमाम पक्षों पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। विशाखापट्टनम पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री ईस्टर्न फ्लीट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ईस्टर्न फ्लीट भारतीय नौसेना का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा है जिससे सनराइज फ्लीट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। नौसेना का पूर्वी बेड़ा समुद्री संघर्षों से लेकर शांति अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और समुद्री मार्गों में आवाजाही की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना तय किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नोटिस 25 जून को दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप में दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के अगले दिन यानी 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 18वें लोकसभा सत्र से पहले इस बात की उम्मीद जताई है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर
संसद को अच्छे से चलाएंगे। उन्होंने कहा कि संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर ही निर्भर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, यहाँ पर आने वाले विधेयकों की गुणवत्ता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का बागडोर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, अपोजिशन रूलिंग दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज़ है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। जितना ज़्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश जैसा भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। एनडीए 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को बहुमत जरूर मिला है। 18वीं लोकसभा का भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। जोएल ओराम ने आज जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने पर केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने कहा कि उन्हें तीसरी बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रभार मिला है। जोएल ओराम ने कहा कि जनजातीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय के माध्यम से जनजातीय वर्ग की शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। हेल्थ सेक्टर में भी ट्रैवल काफ़ी दिक्कत उनको जाता है, उसको करेंगे। फिर हमारा तो बाकी डेवलपमेंट बाकी लोगों के साथ मिल के इरिगेशन में है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी अब जो बाकी है उसमें सोलार में हम लोग जाके उसको कवर करेंगे। आपका कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275(1) में से हम स्पेशल ग्रांट दे के भी बहुत सारे पुलिया हम लोग बनाते हैं, इरिगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने ईपीएफओ में सुधारों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सचिव सुमिता दावरा ने निपटान को स्वचालित करने और दावों के शीघ्र भुगतान के लिए समय सीमा को कम करने जैसे ईपीएफओ के हाल में उठाए गए कदमों की सराहना की। बता दें कि ईपीएफओ ने बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 1 लाख रुपए तक के अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान व्यवस्था चलाई है। लगभग 25 लाख रुपए के अग्रिम दावों का स्वतः प्रक्रिया के बाद निपटान किया गया है। अब तक निपटाए गए 50% से ज़्यादा बीमारी के दावों का भी स्वतः निपटान किया गया है। इससे दावों का अब जल्दी से निपटारा किया गया और उनमें से बड़ी संख्या में निपटान अब 3 दिनों के भीतर ही किया जा रहा है। सदस्यों के केवाईसी आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खाते में अपलोड की गई चेकबुक या पासबुक की व्यवस्था को भी आसान बनाया गया है। इसके कारण पिछले 1 महीने में लगभग 13 लाख दावों की जांच की आवश्यकता न के बराबर रह गई है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में लगातार 24 साल से अधिक समय तक सत्ता का केंद्र रहे सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कांटाबाजी विधानसभा में 16,344 मतों से पटकनी देकर भाजपा के लक्ष्मण बाग ने शानदार जीत दर्ज की है। लक्ष्मण बाग ने अपनी ऐतिहासिक जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। एक सामान्य खेतिहर किसान मजदूर के बेटे और कांटाबाजी से नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण बाग से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। उड़ीसा की सियासत में एक नाम जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद खासा चर्चा में है, वो है लक्ष्मण बाग। इन्होंने कांटाबांजी विधानसभा सीट से 16,344 वोट से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हराया है। आइए बात करते हैं किस तरह इन्होंने ये जीत हासिल की और ये जीत का आप श्रेय किसको देंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मेरे कांटाबांजी विधानसभा के वोटर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपने जब विधानसभा चुनाव लड़ा उस दौरान जो मुद्दे आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ उठाए थे जनता के बीच,
वो मुद्दे कितने फायदेमंद रहे, और अब जब आप विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारा लक्ष्य है विकास। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करने का प्रयास करेंगे। किसानों को खेती में पानी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और शिक्षा का विकास और बेरोजगारों को रोजगार। मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे जो उस क्षेत्र में, ताकि जनता ने आपको चुना और जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनको शिकस्त दी? कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे? बीजू जनता दल के सरकार में नारी को असम्मान किया गया, एजुकेशन को विकास नहीं किया गया, स्वास्थ्य को विकास नहीं किया गया, चासियों को झूठ बोला, कभी चासियों का विकास नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, ये सब। इसीलिए सब लोग का मन में आया परिवर्तन। आपको क्या लग रहा था? आपके सामने एक मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था, तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आशान्वित थे? मेरे सामने मेरे जीत का लक्ष्य थी, मेरे को कुछ नहीं दिखता था, बस 2024 का डबल इंजन का सरकार दिख रहा था। मेरे विधानसभा में विधायक जीतने का नज़र आ रहा था और मेरे विधानसभा में सांसद जिता के दिल्ली भेजने का नज़र में था। 13 साल में हम 3 रुपया में मजदूरी करते थे, और उसके बाद ट्रक में खलासी काम किए, गाड़ी ट्रक चलाए, खेती काम किए, कूली मजदूर काम किए। ये तो हमारा भाग्य में लिखा था और वो तो हमारा कर्तव्य था, इसीलिए हम करके छोटे से हम ग्रासरूट लेवल से आज इतना दूर तक लोगों का सेवा करने का सौभाग्य लाभ किए। तो ये थे उड़ीसा के कांटा भांजी से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारी मतों से शिकस्त देकर जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण बाग। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की हाई कोर्ट में चल रहे नीट से जुड़े विभिन्न मामलों की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की है। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़ी एक और नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस मामले में एनटीए को 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस याचिका पर भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र चुनने के लिए चल रही धांधली का जिक्र था। साथ ही याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस दिए जाने की भी बात कही गई थी। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे सरकार उसे पूरा करेगी। नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में चिकित्सा कारणों से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। महिलाओं को समृद्ध, सशक्त, शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए नार्डेको द्वारा दिल्ली में आज तीसरे नार्डेको सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम सस्टेन हर रखा गया, जिसका मतलब है रियल एस्टेट समेत अन्य उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस मौके पर नार्डेको के वाइस चेयरमैन राजन बांदेलकर ने कहा कि मोदी सरकार के 3 करोड़ आवास देने के फैसले ने रोजगार के लिहाज से, रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से एक बड़ा कदम नजर आता है और इस क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर के लीड ले रही हैं।
मंत्री जी ने कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ या वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसी के रास्ते पे चलकर हमने ये माही किया और ये माही का इस वक्त का तीसरा कन्वेंशन है। जहाँ जहाँ आप देखो रेगुलेशन आता है या संगठित होता है तो वहाँ महिलाओं ने अपना इम्पोर्टेंस देखकर लीड रोल लेना चाहिए। पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन ताकाचेंको ने भारत की ओर से भेजी गई मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत द्वारा भेजी गई सहायता आपदा पीड़ित लोगों तक पहुंच सके। भारत ने $1 मिलियन की राहत सहायता भेजी है। इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।